नमस्कार दोस्तों, रोशन फैंटेसी क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कल होने वाले मैच के बारे में, जो कि कल यानी कि 27 फरवरी को दोपहर 2:30 बजे खेला जाएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों टीमें जो हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुकी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो मैच है ये इम्पोर्टेंट नहीं होने वाला है। ये मैच भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों चाहेगी कि इस मैच को जीत करके एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है इस टूर्नामेंट से बाहर निकले। यानी कि प्ले फॉर प्राइड वाली जो बात है वो पाकिस्तान के लिए भी है और बांग्लादेश के लिए भी है कि वो अपने फैंस को कुछ तो जस्टिफाई कर पाए इस चैंपियंस ट्रॉफी में अपने प्लेइंग के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टीम प्रेडिक्शन के बारे में, किन प्लेयर्स को आपको लेना चाहिए, किन को स्किप करना चाहिए, और कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम कुछ मेजर अपडेट्स की बात करते हैं। अगर आप यहाँ पे विकेट कीपर सेक्शन में देख रहे हैं तो यहाँ पे मोहम्मद रिजवान है, एम रहीम है, जाकर अली हैं और उस्मान खान हैं। अब बांग्लादेश जो है मेरे ख्याल से हालांकि दो जो मैच खेले हैं बांग्लादेश ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में, को दोनों मैच हारे हैं, लेकिन बांग्लादेश ने एटलीस्ट जो है अपना बेस्ट जो है दिया है मैदान पे। तो बांग्लादेश का जो प्लेइंग 11 है उसमें मेरे ख्याल से कोई चेंजेस एज सच तो देखने को नहीं मिल रहा है। एक जो पॉसिबल चेंज है वो ये हो सकता है कि जैसा कि बांग्लादेश के जो विकेट कीपर है एम रहीम, ये बल्ले से उतना ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। तो हो सकता है कि जाकर अली से विकेट कीपिंग कराई जाए और प्लेइंग 11 में कोई नया जो है बैटर को प्लेइंग 11 में इंक्लूड किया जाए एम रहीम के जगह पे। तो ये एक जो है अब पॉसिबिलिटी बन रही है बांग्लादेश के लिए। इसके अलावा एज सच कोई चेंजेस जो है अभी तक ऐसा कुछ अपडेट नहीं है कि होने वाला है। बाकी फाइनल जो है प्लेइंग 11 वो टॉस होने के समय ही पता चलता है। वहीं पे अगर हम पाकिस्तान टीम की बात करें तो पाकिस्तान टीम के साथ भी सेम यही इशू रहा है कि पाकिस्तान के भी जो विकेट कीपर हैं मोहम्मद रिजवान, बहुत ज़्यादा बैटिंग से उनका जो है परफॉर्मेंस नहीं आ पाया है। हालांकि 23 फरवरी वाले इंडिया के खिलाफ जो मैच हुआ था उसमें 46 रन्स बनाए थे, लेकिन एक लंबी पारी जो है देखने को नहीं मिला है इनकी तरफ से। तो अगर हम कुछ चेंजेस की बात करें तो हो सकता है कि अगर आप बैटिंग सेक्शन में देखें तो यहाँ पे जो गुलाम खान आपको दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कि ये प्लेइंग 11 में आ जाएं। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर गुलाम खान प्लेइंग 11 में आते हैं तो किन की जगह पे आएंगे। दूसरा जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि ये जो उस्मान खान है ये आ सकते हैं ओपनिंग करने के लिए बाबर आजम के साथ, क्योंकि अभी तक बाबर आजम के साथ जो ओपनिंग कर रहे थे ईमान उल हक, अब ईमान उल हक टीम में आए, फ़खर जमान के जगह पे फ़खर जमान इंजरी के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए, तो उनकी जगह ईमान उल हक जो है वो ओपनिंग कर रहे हैं बाबर आजम के साथ, या फिर कभी एस शकील ओपनिंग कर रहे हैं। बट ईमान उल हक का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो हो सकता है कि ईमान उल हक को ड्रॉप करके और उस्मान खान जो है वो प्लेइंग 11 में आ जाए। वहीं पे अगर मैं आपको बॉलिंग सेक्शन में ले जाऊं तो बॉलिंग सेक्शन में एक पॉसिबिलिटी ये है कि पाकिस्तान अपने पेसर्स में कुछ चेंजेस कर सकती है। हो सकता है कि शाहीन अफरीदी की जगह पे जो है पाकिस्तान मोहम्मद हसनैन को लेकर के आए।
ये यहाँ पे देख रहे होंगे मोहम्मद हसनैन, ये हो सकता है कि प्लेइंग 11 में आ जाए। तो इन अपडेट्स को आप ध्यान में रखिएगा जब आप अपना फाइनल टीम बनाइएगा। अब हम टीम सिलेक्शन की बात करते हैं। टीम सिलेक्शन में अगर विकेट कीपर सेक्शन में देखें तो हालांकि मोहम्मद रिजवान जो हैं वो लंबी पारी नहीं खेली है अभी तक। लास्ट मैच में उन्होंने 46 रन्स बनाए थे। तो मुझे लगता है कि अभी जो विकेट कीपर सेक्शन में अगर आप हेड टू हेड के लिए जा रहे हैं तो आप मोहम्मद रिजवान को ही लेकर के जाइए। और जे अली जो है जाकर अली बैक टू बैक 2 मैचेस में 68 और 45 रन्स, हालांकि नीचे खेलने आते हैं लेकिन डेथ ओवर्स में जो है बॉल को बहुत अच्छा हिट कर रहे हैं। तो जे जाकर अली को भी आप सिलेक्ट कर लीजिए और मोहम्मद रिजवान को भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो विकेट कीपर सेक्शन से अभी हम मोहम्मद रिजवान को लेकर के जा रहे हैं और जाकर अली को लेकर के जा रहे हैं। अब ये आपको मैं हेड टू हेड की बात कर रहा हूँ। अगर आप मल्टीपल टीम्स बना रहे हैं मेगा लीग्स के लिए, ग्रैंड लीग के लिए, तो आप किसी टीम में मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब हम बैटिंग सेक्शन में आए तो बैटिंग सेक्शन में बाबर आजम ने हालांकि 2 मैचेस में केवल 150 लगाया है। 19 फरवरी वाले न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में 64 रन्स बनाए थे और इंडिया के खिलाफ 23 रन्स। तो हेड टू हेड में जो है एक इम्पॉर्टेंट पिक है बाबर आजम, तो हेड टू हेड में आप इनको ले लीजिएगा। हो सकता है कि इस मैच में भी सस्ते में आउट हो जाए, अपनी इनिंग्स को एक लंबी जो है इनिंग्स में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो ग्रैंड लीग में अगर आप एक से ज़्यादा टीमें बना रहे हैं तो आप इनको स्किप कर सकते हैं। हेड टू हेड में हाँ आप इनको लेकर के जा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एन सैंटो की। एन सैंटो के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं और बैटिंग से कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो लास्ट मैच जो अभी हुआ था बांग्लादेश का न्यूजीलैंड के खिलाफ 24 फरवरी को 77 रन्स इन्होंने बनाए थे, तो बढ़िया फॉर्म में है। इस मैच में भी इनको बैटिंग का मौका मिलेगा, फर्स्ट डाउन जो है बैटिंग करने आ सकते हैं। तो आप इनको हेड टू हेड में डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। मल्टीपल टीम्स ग्रैंड लीग में बना सकते हैं, तो रिस्क लेते हुए आप इनको किसी टीम में स्किप भी कर सकते हैं। वहीं पे इमालुल हक का हमने ऑलरेडी बात कर लिया है कि फकर जमान की जगह जो है प्लेइंग 11 में आ रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है फॉर्म इनका अच्छा नहीं है। लास्ट मैच में भी 10 रन पे आउट हो गए थे इंडिया के खिलाफ, तो इनको आप स्किप कर दीजिएगा। फिर हम टी हरदोई की बात करते हैं। टी हरदोई इंडिया का जो 100 रन्स का इनिंग था इंडिया के खिलाफ 20 फरवरी को, बहुत ही बढ़िया इनिंग था इन्हों। हालांकि उसके बाद 7 रन पे आउट हो गए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ 24 तारीख को। तो हो सकता है कि ग्रैंड लीग में आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि एक लंबी इनिंग्स जो है फिर से खेले, बैटिंग करने बहुत जो है तीसरे या चौथे नंबर पे आते हैं। तो ग्रैंड लीग में आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हेड टू हेड में आप इनको स्किप करके जा सकते हैं। अब वहीं पे एस शकील की बात करें तो अभी तक जो है ओपनिंग कर रहे थे बाबर आजम के साथ, और आप हालांकि इंडिया के खिलाफ इनके इनिंग्स जो है 62 रन के थे, माफ कीजिएगा। बट अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 फरवरी की बात करें तो उसमें 6 रन पे आउट हो गए थे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इंडिया के खिलाफ 94 ड्रीम टीम पॉइंट्स हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 जो है ड्रीम टीम पॉइंट्स हैं। तो अगेन जैसा कि मैंने कहा कि बाबर आजम और शकील दोनों एक एक जो है हाफ सेंचुरी तो लगाया है, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस जो है हमें देखने को नहीं मिला है कि एक बहुत लंबी पारी खेल सकते हैं। तो इस शकील को अगेन आप हेड टू हेड में आप नहीं लीजिएगा। हो सकता है कि फिर से जो है लंबी पारी ना खेल पाएं और जल्दी आउट हो जाए, पावर ओवर्स में आउट हो जाए। लेकिन अगर आप ग्रैंड लीग बना रहे हैं तो किसी टीम में आप इनको ले सकते हैं। हेड टू हेड या स्मॉल लीग में आप इनको स्किप करके जाइएगा। तो अभी जो हमने सिलेक्शन किया है वो बाबर आजम का किया है, एन हुसैन सैंटो का किया है। अब हम ऑलराउंडर सेक्शन में जाते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में जो है एक एक करके हम बात करते हैं। फिर हम लास्ट में कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। यहाँ पे बांग्लादेश की तरफ से हैं एम हसन मिराज।
एम हसन मिराज जो है मुझे लगता है कि हेड टू हेड में इनको लेना जो है मैं ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि उतना अच्छा जो है कंट्रीब्यूशन इनका अभी तक नहीं रहा है। अगर हम इनका लास्ट मैच की बात करें तो 13 रन पे आउट हो गए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ 24 फरवरी को, और इंडिया के खिलाफ 20 फरवरी को 5 रन पे आउट हो गए थे। अगर मैं इनके आपको ड्रीम टीम पॉइंट्स दिखाऊं तो देख रहे होंगे कि ड्रीम टीम पॉइंट्स भी इनके बहुत ज़्यादा नहीं है, तो डेफिनेटली आप इनको हेड टू हेड में नहीं लीजिएगा, स्मॉल लीग में आप इनको नहीं लीजिएगा। हाँ, ग्रैंड लीग में अगर आप एक से ज़्यादा टीमें बना रहे हैं तो किसी एक टीम में आप ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है कि ट्रम्प कार्ड साबित हो। वहीं पे सलमान आगा की बात करें तो सलमान आगा जो है वो मिडिल जो है ऑर्डर में बैटिंग करने आते हैं, और लास्ट मैच में इंडिया के खिलाफ 19 रन बनाया था, और पहला जो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था 19 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें 42 रन बनाए थे। तो सलमान आगा को मुझे लगता है कि आपको हेड टू हेड में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इस मैच में भी जो है एक ठीक ठाक इनिंग्स खेल दे, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर आप एक से ज़्यादा टीमें बना रहे हैं तो किसी टीम में स्किप भी कर सकते हैं और किसी टीम में आप ले सकते हैं, ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। वहीं पे महमूदुल्लाह की बात करूँ तो महमूदुल्लाह को का जो पहला मैच था वो मैच जो है 24 फरवरी वाला था न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिसमें इनको मौका मिला था और 4 रन पे आउट हो गए थे, लेकिन ये इनका पहला मैच था, तो इस मैच में इनसे उम्मीद किया जाएगा कि कुछ बेहतर करें, तो महमूदुल्लाह को आप किसी ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। बाकी हेड टू हेड या स्मॉल लीग में आप इनको स्किप कर दीजिएगा। वही हम के शाह की बात करें तो के शाह का जो बैटिंग का जो लय है दोस्तों, वो अभी तक ठीक ठाक रहा है, थोड़ा बहुत रन वो बना पा रहे हैं। अगर 19 फरवरी वाले मैच की बात करें तो 69 रन्स, और इंडिया के खिलाफ 23 फरवरी को 38 रन्स। तो के शाह को मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हेड टू हेड में आप इनको ले लीजिएगा। यानी कि जैसा मैंने कहा कि सलमान आगा को आप किसी ग्रैंड लीग, अगर एक से ज़्यादा टीमें बना रहे हैं आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिए, और के शाह को आप हेड टू हेड में ले लीजिए। तो ऐसा करके आप टीम कॉम्बिनेशन में आप टीम को बनाइएगा। वहीं पे बांग्लादेश के जो इम्पोर्टेंट ऑलराउंडर है आर हुसैन मुझे लगता है कि ये जो है मोस्ट पिक है। अगर आप हेड टू हेड या स्मॉल लीग के लिए भी जा रहे हैं तो आप आर हुसैन को ले लीजिएगा, क्योंकि ये आपको रन के साथ भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, और इनका जो बॉलिंग के साथ जो परफॉर्मेंस रहा है वो बढ़िया रहा है। अगर हम बात करें इनके आंकड़ों की तो पहला जो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था 20 फरवरी को इंडिया के खिलाफ, उसमें 18 रन बनाए थे इन्होंने, और वहीं पे अगर हम इनके बॉलिंग की बात करें तो 2 विकेट लिया था इन्होंने 38 रन दे करके 10 ओवर में। तो बहुत ही अच्छा इकॉनमी, 2 इम्पोर्टेंट विकेट्स लिए थे। अब वहीं पे 24 फरवरी वाले मैच में बात करें तो 26 रन बनाया था इन्होंने, और 9 ओवर 1 गेंदों में जो है 1 विकेट लिया था। तो विकेट भी ले रहे हैं, रन भी बना रहे हैं, तो डेफिनेटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक है। आप इनको हेड टू हेड में भी ले सकते हैं, ग्रैंड लीग में भी ले सकते हैं। अगर आप मल्टीपल टीम्स बना रहे हैं ग्रैंड लीग के ना, तो आप किसी एक टीम में इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। तो कुछ इस तरह से आपको ऑल राउंडर सेक्शन से आपको प्लेयर्स का सिलेक्शन करना है। अब वहीं पे अगर हम जाएं बॉलिंग सेक्शन में, तो बॉलिंग सेक्शन में जो चेंजेज हैं वो चेंजेज आप देख लीजिएगा फाइनल टीम बनाने से पहले, और हो सकता है तो कुछ चेंजेज आप कर लीजिएगा अगर कुछ न्यू प्लेयर्स जो है प्लेइंग 11 में आते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अगर एम हसनैन जो है ये भी फास्ट बॉलर हैं, अगर ये आते हैं और एच रॉफ या फिर शाहीन अफरीदी नहीं खेलते हैं तो उस हिसाब से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बॉलर्स होने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एस अफरीदी का। एस अफरीदी हो सकता है कि
पहले अगर बांग्लादेश बैटिंग करने आती है तो हो सकता है कि पावर ओवर्स में जो है पावर प्ले के ओवर्स में जो है ठीक ठाक बॉलिंग करे, 1-2 विकेट्स ले ले। तो अगर इस अफरीदी प्लेइंग 11 में आते हैं तो आप इनको ले लीजिएगा। वहीं पे एच रॉफ जो है वो हालांकि थोड़े से पिट जाते हैं, लेकिन अगर हम लास्ट मैच की बात करें इंडिया के खिलाफ तो उसमें इन्होंने 7 ओवर किया था, 52 रन दिए थे, विकेट नहीं मिला था। वहीं पे अगर हम शाहीन अफरीदी की बात करें इंडिया के खिलाफ तो 8 ओवर में 74 रन्स, 2 विकेट्स। तो यहाँ पे एच रॉफ से बेटर जो है वो मुझे एस अफरीदी लग रहे हैं, तो आप इस अफरीदी को ले लीजिएगा। वहीं पे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे बॉलर होने वाले हैं वो आपको अबरार अहमद होने वाले हैं। इंडिया के खिलाफ 1 विकेट लिया था। वहीं पे जो पहला मैच था पाकिस्तान का उस न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें भी उन्होंने 1 विकेट लिया था, लेकिन इनका इकॉनमी रेट बहुत बढ़िया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 ओवर में 47 रन्स और इंडिया के खिलाफ 10 ओवर में 28 रन्स। तो ये मुझे लगता है कि हेड टू हेड में भी आप इनको ट्राई कर सकते हैं और ग्रैंड लीग में भी आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर पाकिस्तान सेकेंड डाउन जो है बॉलिंग करने आती है और तो आप ग्रैंड लीग में ना इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन का भी ऑप्शन है एक आध टीम में। अगर आप बहुत सारे टीम बना रहे हैं, 5-10 टीम बना रहे हैं, तो किसी एक टीम में आप इनको बना करके छोड़ देना। तो अबरार अहमद हो गए और एस अफरीदी हो गए। अगर एस अफरीदी नहीं खेलती हैं तो आप एच रॉफ के साथ जा सकते हैं। वहीं पे अगर हम बांग्लादेश के बॉलर की बात करें तो बांग्लादेश की तरफ से अभी तक जो इम्प्रेसिव बॉलिंग परफॉर्मेंस रहा है उसमें टी अहमद जो है वो आप उनको पिक कर सकते हैं। अगर आप पेसर्स की बात करें टी अहमद को आप ले सकते हैं। अगर इनके हम परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया के खिलाफ 9 ओवर में 36 रन्स, 1 विकेट। और अभी जो 24 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच था उसमें 7 ओवर्स में 28 रन्स, 1 विकेट। तो टी अहमद को आप कहीं ना कहीं जो है हेड टू हेड या स्मॉल लीग में भी ले सकते हैं बांग्लादेश की तरफ से, और ग्रैंड लीग में भी एक आध टीम में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। इम रहमान का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है तो इनको आप हेड टू हेड में नहीं लीजिएगा। ग्रैंड लीग में एक आध टीम में आप इनको ले सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि इस मैच में भी जो है बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आपको दिला दें। वहीं पे इन शाह की बात करें तो इन शाह को भी आप ट्राई कर सकते हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ। हालांकि कुछ खास नहीं, शायद प्लेइंग 11 में नहीं थे, लेकिन अगर हम इनके पहले मैच की बात करें न्यूजीलैंड के खिलाफ तो 10 ओवर में 63 रन दिया था, 2 विकेट लिया था। तो अगर इन शाह जो है इंडिया के खिलाफ बहुत ज़्यादा इनका बढ़िया बल्लेबाजी नहीं थी, 31 जो है पॉइंट्स इनको मिले थे। तो इन शाह को अगर आप मल्टीपल टीम्स बना रहे हैं तो किसी एक टीम में ट्राई कर लीजिएगा, हो सकता है कि 4-5 विकेट निकाल ले। बाकी हेड टू हेड या स्मॉल लीग में इनको भी आप स्किप कर दीजिएगा। तो कुछ इस तरह से आपको हेड टू हेड और ग्रैंड लीग के टीम्स में अपने टीम का सिलेक्शन करना है। अगर हम कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस की बात करें तो उसमें जो इम्पोर्टेंट ऑप्शंस होने वाले हैं उसमें अगर आप ग्रैंड लीग के लिए जा रहे हैं तो बाबर आजम को किसी एक टीम में आप कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं। मान के चलो कि आप 6 या 7 टीम बना रहे हैं तो किसी एक टीम में बनाइएगा, उससे ज़्यादा में नहीं बनाइएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा जो है चांस है कि बहुत लंबी इनिंग खेलेंगे। हालांकि हो सकता है कि शतक लगा दे। लास्ट मैच है, इनको भी जवाब देना होता है अपने जो फैंस हैं उनको, तो कोशिश करेंगे लंबी पारी खेलने के लिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि किसी एक टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन आप इनको बना दीजिएगा। वहीं पे अगर हम ऑलराउंडर सेक्शन में जाएं तो ऑलराउंडर सेक्शन में जैसे मैंने कहा कि आर हुसैन को ग्रैंड लीग में किसी मैच में आप कैप्टन या वाइस कैप्टन बना दीजिएगा। ईम हसन मिराज को भी आप बना सकते हैं, हो सकता है कि ट्रम्प का साबित हो, कैप्टन या वाइस कैप्टन बना दीजिएगा। वहीं पे अगर हम बॉलिंग सेक्शन की बात जाएं तो बॉलिंग सेक्शन में अबरार अहमद जो हैं इनको, या फिर अगर प्लेइंग 11 में एस अफरीदी या एच रॉफ आते हैं तो इनको आप कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं।
तो कुछ इस तरह से आपको टीम जो है बनाना है। ये एक डेमो था हेड टू हेड में और कैसे आपको चेंजेस करने हैं ग्रैंड लीग में। बाकी जब टॉस हो जाता है उसके बाद एक दो चेंजेस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा और फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में आपसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच।